Hello, good morning, everybody. We are starting with UPSC Prelims 2026 Extra Edge सीरीज। ये जो सीरीज है इसका जो मोटिव है वो ये है कि जो आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उस तैयारी में इन लास्ट मंथ में आपकी रिवीजन की इशू रहता है। तो इन दिस एक्स्ट्रा एज सीरीज वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स ऑफ जीएस प्रीलिम्स, ताकि आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसमें जो कुछ गैप्स रह गए हैं या जो रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है वो हम इस सीरीज के थ्रू कवर करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी कंपोनेंट फर्स्ट, और इस पॉलिटी जो हमारा टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट है, इसके हम 15 लेक्चर लेंगे एंड द लेक्चर विल बी ऑफ 2 आवर्स ईच। और इस 30-35 घंटे में हम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें आपके पीवाईक्यू को ध्यान में रखा जाएगा, हम एमसीक्यू भी करेंगे। और बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप ये कर रहे हैं इन लेक्चर्स को सुने नहीं, बैठें, साथ में पेन कॉपी लें और पॉइंट्स लिखते रहें। और जो भी टॉपिक आपके वीक हैं ट्राई टू इंश्योर उसको आप अच्छे से सुन लें ताकि आपका कोई गैप ना रहे। एंड दिस इज अ गारंटी कि जो पॉलिटी हम करेंगे इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सीरीज। जो पास एक्सपीरियंस है मेरा पॉलिटी को लेके, आई टॉट पॉलिटी नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम इसको पूरा का पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड करेंगे। पॉलिटी में यूपीएससी सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जो नॉलेज बेस्ड हैं, वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछती है पॉलिटी में, ताकि आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी चेक किए जाएं पॉलिटी में। एंड वी विल कीप दैट थिंग इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद द पॉलिटी कंपोनेंट। और ये क्लासेस आपकी डेली 5:30 AM आएंगी आपको सिविल विद आकाश सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस फॉर दैट। और एक चीज ध्यान में और रखनी है कि जब हम ये सीरीज कर रहे होंगे, हम एक कंपोनेंट वो करेंगे अच्छे से कि जो पहले यूपीएससी का उस पर फोकस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इन प्रीलिम्स एग्जाम जो पॉलिटी है उसके अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के? अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चंस कम फ्रॉम पॉलिटी पार्ट। हम एवरेज मान लेते हैं अगर हम लास्ट 10 सालों की बात करें। एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू 30 मार्क्स फॉर जीएस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप पॉलिटी को अच्छे से कर लेते हो तो यू कैन सिक्योर दीज 30 मार्क्स अच्छे से। और वैसे ही एक कंपोनेंट है इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी के कंपोनेंट में भी पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेट, और वो भी कितने मार्क्स का हो जाता है? 30 मार्क्स का। अब ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये कितने मार्क्स दे रहे हैं आपको? पॉलिटी प्लस इकोनॉमी कितने मार्क्स दे रहे हैं? 60 मार्क्स आपके पेपर इनमें से आ रहा है। और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इन दीज सब्जेक्ट यू कैन गेट 60 में से आउट ऑफ 60 मार्क्स भी ले सकते हो। अगर हम चलो सिली मिस्टेक भी निकाल दें, यू कैन वेरी इजीली सिक्योर 50 to 55 मार्क्स। और कट ऑफ कितनी जाती है आपकी? 85-90। तो दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। तभी इसका नाम भी ये है। हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए। और ऐसा देखें इसमें, अगर हम पॉलिटी की बात करें, अब पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस हैं एंड इफ यू ट्राई टू एनालाइज पीवाईक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कि हमें यह पता लग जाए कि पेपर में क्वेश्चन कहां से आते हैं। इफ यू एनालाइज पीवाईक्यूज ऑफ पॉलिटी फॉर लास्ट 15-20 इयर्स, यू विल अंडरस्टैंड कि यहां में से इसमें से फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पॉलिटी में पार्लियामेंट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और इस पॉलिटी में जुडिशरी पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिक्स में आते हैं दैट इज अराउंड 50 to 60%। तो जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी में आएंगे 50 से 60% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स। उसके अलावा आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज, वैसे एक और टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पर वो तो हम करेंगे, पर पहले किसको वेटेज देंगे हम? फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ताकि आपका पॉलिटी का कंपोनेंट अच्छे से कवर हो जाए। अब इन चीजों को करने के लिए हमारे पास क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब हम करते रहेंगे साथ में पॉलिटी के, वी विल कवर ऑल द पीवाईक्यूज, वी विल कवर सर्टेन एमसीक्यूज, ताकि आपकी नॉलेज को हम टेस्ट भी कर लें इन क्लासेस में, ताकि आपके पॉलिटी में कोई इशू ना रहे। बट एक चीज समझनी है, पॉलिटी को रट्टा लगा के याद नहीं करना है। पॉलिटी इज वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये पूरे सीरीज को, एक्स्ट्रा एज सीरीज को कर रहे हैं।
नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी कंपोनेंट। पर पॉलिटी करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज स्टेट, उसने स्टेट की डेफिनेशन पूछी थी। इट मींस वो कंसेप्ट्स भी चेक कर रही है आपकी पॉलिटी में। और जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो एक टर्म और आती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो चीजें हैं, दो वर्ड हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज समझें, जब हम पढ़ना चाह रहे हैं पॉलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वो ये है कि जब हम पॉलिटी का जो हम वर्ड है पॉलिस, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज सिटी स्टेट। तो पॉलिटी जो पॉलिस वर्ड है, ये वर्ड कहां से आता है? सिटी स्टेट से। इट मींस इन दीज वर्ड्स कोई ना कोई जाके वर्ड छिपा हुआ है स्टेट को लेके। तो पहले समझते हैं व्हाट इज स्टेट, फिर समझ में आएगा क्या है पॉलिटी और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट का मतलब क्या होता है? इन टेक्निकल सेंस इट सिंपली मींस अ स्टेट जहां की जिसकी कोई टेरिटरी हो, उस टेरिटरी में रहने वाली पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए कोई गवर्नमेंट हो, और उस गवर्नमेंट जो है वो क्या हो? सॉवरन हो। और यही क्या होते हैं? 4 की एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था व्हाट इज अ स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्या है? एक टेरिटरी जिसमें लोग रहते हैं, और लोग रहते हैं, उनको गवर्न करने के लिए कोई गवर्नमेंट है, एंड दैट गवर्नमेंट इज सॉवरन। जस्ट अ सेकंड, एंड दैट गवर्नमेंट इज सॉवरन। आया समझ में यहां तक? अब ये 4 कंपोनेंट्स हो गए। अब स्टेट को चलाने के लिए वी नीड डिफरेंट ऑर्गन्स। इस स्टेट को चलाने के लिए वी नीड डिफरेंट ऑर्गन्स, और उस ऑर्गन्स का आपस में क्या रिलेशन होगा? फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव आता है, उसमें लेजिस्लेचर आता है, उसमें जुडिशरी आता है। तो दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अब ये ऑर्गन्स क्या होंगे? इनका आपस में इंटरेक्शन क्या होगा? इंटरेक्शन अमंग ऑर्गन्स, और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और ये ऑर्गन्स के क्या फंक्शंस होंगे और क्या पावर्स होंगी, और उन फंक्शंस एंड पावर्स को बनाने के लिए क्या रूल्स होंगे। ये सारा कुछ कहां आता है? जब हम स्टेट को पढ़ेंगे। और ये सभी चीजें कहां लिखी जाती हैं? कि भाई क्या हमारे ऑर्गन होंगे, क्या हमारे ऑर्गन्स की पावर्स होंगी, क्या उनके फंक्शंस होंगे, कौन से रूल्स होंगे जो उनकी पावर्स और फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, और कैसे ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे ताकि गवर्नेंस इंश्योर हो सके। क्योंकि स्टेट का एंड गोल क्या है? टू इंश्योर गवर्नेंस। तो अगर इसकी बात करें इस ढांचे की, दैट स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ डॉक्यूमेंट वेयर द ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका इंटरेक्शन, सब कुछ मेंशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ डॉक्यूमेंट which mentions about the working of the state. But जब वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस में आता है, that is called as polity. तो सिंपल समझ में आया हमें? कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मीन्स अ काइंड ऑफ अ सोशल कंट्रैक्ट। तो वर्ड क्या लिखा मैंने यहां पे? सोशल कंट्रैक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ कंट्रैक्ट, जो किसने किया है? लोगों ने अपने आप किया है। तभी हमारे वर्ड प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा हुआ है? We the people of India. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट आया कहां से? क्योंकि हमने कंट्रैक्ट किया, लोगों ने क्या बनाया? हमने स्टेट बनाई। स्टेट कैसे काम करेगी? मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रैक्टिस में आता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटी। तो द प्रैक्टिकल जो इंप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज पॉलिटी। तभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो सिंपली मींस पॉलिटी इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आया समझ में यहां पे? तो पहले तो आपको यह समझ में आया क्या होती है स्टेट, और स्टेट बनी कैसे? बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। इफ यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस यू विल अंडरस्टैंड कि जो हम इसको मैकेनिकल या टेक्निकल सेंस में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मानते हैं कि लोगों ने खुद क्या बनाई? स्टेट बनाई। और वही कहां लिखा हुआ है? संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो अगर हम बात करें तो हमें चलाने के लिए लोगों को
क्या है हमारे पास? एक संविधान है, दैट इज अ कंट्रैक्ट। तो सबसे सुप्रीम क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं से सारी चीजें आ रही हैं और वो सभी सब कुछ चीजें संविधान में लिखी हुई हैं कि पार्लियामेंट होगी, कैसे बनेगी, क्या पावर होंगी, क्या कर सकती है, जुडिशरी के पास क्या पावर होंगी, क्या जुरिडिक्शन होगी, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये चीजें वहां पे बहुत ही माइन्यूट में लिखी गई हैं। तो इसीलिए ये कंट्रैक्ट को जब हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और एक चीज समझें, जब कॉन्स्टिट्यूशन और हम पॉलिटी को पढ़ेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो रहा होगा सही तरीके से। तो यही जो इसके बीच में गैप है कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, दैट गैप इज कॉल्ड एज पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में जो भी गैप है, इट इज बिकॉज कि कॉन्स्टिट्यूशन हम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, और तभी हम मेंस में पढ़ते होते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन स्पिरिट इंप्लीमेंट कर पाए। अब आपको समझ में आया क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है पॉलिटी। अब मुझे एक चीज बताएं, एक वर्ड और होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक वर्ड पहले आता है, इसको भी समझ लें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक है कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर किसी कंट्री में संविधान है तो ये कोई गारंटी तो नहीं है कि वो कंट्री संविधान के हिसाब से चल रही होगी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक जो हमारा गोल है, ये हमारा आइडियल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इंप्लीमेंट हो, तभी तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में गैप रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है पाकिस्तान, वहां पे भी संविधान है, अब वहां संविधान इंप्लीमेंट नहीं होता है। इट मींस संविधान के होने के बावजूद भी संविधान की फिलॉसफीज और प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और ऐसी एक कंट्री है, मान लो ब्रिटेन, वहां पे संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी वहां पे संविधान जैसे प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो ब्रिटेन में संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पढ़ेंगे क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर वहां फिर भी उनकी पॉलिटी अच्छी है पाकिस्तान से जहां पे संविधान है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो ब्रॉडर फिलॉसफीज हैं, जो इंप्लीमेंट करनी चाहिए गवर्नेंस ऑफ कंट्री में, वो यहां पे इंप्लीमेंट हो रही है, यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता इस चीज के लिए कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिक मींस कि जो फिलॉसफीज हैं, आइडियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं किसी भी संविधान के, जैसे कि क्या होता है संविधान, संविधान इंश्योर करता है कि पावर लिमिटेड होनी चाहिए, पावर लोगों के पास होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ये बेसिक फिलॉसफीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे क्या नहीं है? वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है पर क्या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो आपको एक चीज पता लग गई कि संविधान का होना इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा कि नहीं होगा। तो आप बस ये समझ लें, संविधान एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडिया है। आइडिया क्या? कि आप संविधान के आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जो ब्रॉडर प्रिंसिपल्स होते हैं, फिलॉसफीज होती हैं। संविधान है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये गारंटी नहीं है, संविधान नहीं है तो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन और पाकिस्तान। तो क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? इट सिंपली मींस द फिलॉसफीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी जाती हैं, जो कंट्रैक्ट में रखी जाती हैं। बस ये समझ लें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लाइक अ एग्रीमेंट जो हमने कभी साइन नहीं किया है। जो सोशल कंट्रैक्ट हम साइन करते हैं, इट्स लाइक एग्रीमेंट, वो तो क्या हो जाता है? संविधान बन जाता है। यहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है मतलब हमने ये अनसेड या अनसेड एग्रीमेंट है ना, यहां हमने इसको साइन नहीं किया है, तब भी हम उसको एडहायर कर पा रहे हैं। तो कई कंट्रीज मान लो जिनमें ऐसा कल्चर है, डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक कल्चर है उसमें संविधान हो ना हो ये मायने नहीं रखता, बिकॉज सोसाइटी अपने आप में ही क्या है? डेमोक्रेटिक है या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अमेरिका में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर इंडिया में इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और अमेरिका में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं भी है
पर वो काम अच्छे से करती है, उसका करने का तरीका सही है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना ये इंश्योर नहीं करता कि वो अच्छे से काम कर रही है, और अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होना ये नहीं बताता कि वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। ये बॉडीज का अपना कल्चर होता है, वैसी नेशंस का अपना कल्चर होता है। ब्रिटेन का डेमोक्रेटिक कल्चर इज गुड, तो वहां पे संविधान की जरूरत भी नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पे रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में संविधान होने के बावजूद भी रूल ऑफ लॉ नहीं है, बिकॉज वहां पे प्रिंसिपल्स फिलॉसफीज को एडहियर नहीं किया जाता एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक और वर्ड क्या आ जाता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए एक और वर्ड यूज करें तो वो क्या है, रूल ऑफ लॉ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक बेसिक फंडा क्या है, संविधान कैसे चलना चाहिए, लॉ के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ सेम चीज है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज रूल ऑफ लॉ, एंड वन मोर फीचर इज कॉल्ड एज लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट। अब इसको यूपीएससी ने 5-6 बार पूछा है प्री में, इसको हम देख लेते हैं कि क्या होती है लिमिटेड गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के दो मतलब हैं ब्रॉड सेंस में, बहुत सारे और मतलब भी हो सकते हैं, पर ब्रॉड मतलब क्या है, जहां पे संविधान कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, संविधान की फिलॉसफी होगी, वहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, वहां पे रूल ऑफ लॉ होगा। अब मुझे एक चीज बताएं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ सोशल कंट्रैक्ट। मैंने आपको बताया कि लोग थे, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा कि हम कैसे अपने आप को गवर्न करें, तो उन्होंने एक कंट्रैक्ट किया, उसे बोल देते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब उन्होंने एक सोशल कंट्रैक्ट साइन किया तो उनका गोल क्या होगा, उनका गोल सिंपल था, उसको समझने के लिए ये समझें। जब ये संविधान नहीं आया था तो सोसाइटी क्या थी, उसे बोल देते हैं मिडीवल सोसाइटी, यही है ना, मिडाइवल सोसाइटी, मिडीवल सोसाइटी। उसके बाद सोसाइटी कौन सी आई, मॉडर्न सोसाइटी। मैं इसलिए बता रहा हूं ये फंडामेंटल पॉलिटी के, क्योंकि यहीं से यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, स्टेट क्या होती है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या होती है लिमिटेड गवर्नमेंट, तभी ये बता रहे हैं आपको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज समझें, जब हम आपको ये बता रहे हैं पहले मिडीवल टाइम था, तो पहले क्या हुआ करता था, रूल ऑफ किंग वॉज इंपॉर्टेंट। और जब रूल ऑफ किंग था, इट मींस देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। किंग अपने आप से भी डिसीजन ले सकता था, वो आर्बिट्रेरी था। किंग क्या था, आर्बिट्रेरी। जब तुम किसी इंसान को पावर दोगे तो इंसान अपनी समझ के हिसाब से काम करेगा, उसके बायसेस भी हो सकते हैं, तो वो चीज क्या थी, आर्बिट्रेरी थी। तभी हमने क्या कन्वर्ट किया, हमने बोला किंग नहीं रूल करेगा, लॉ रूल करेगा, रूल ऑफ लॉ। और लॉ सभी के लिए क्या होता है, बराबर, दैट प्रमोट्स आर्बिट्रेरीनेस को खत्म कर देगा। और लॉ का मतलब क्या है, आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करना। और जब खत्म करना है आर्बिट्रेरीनेस को, यहां पे चांसेस से गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होगी। गवर्नमेंट क्या हो सकती है, किंग अथॉरिटेरियन हो सकता है। और इसकी अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को खत्म करने के लिए ही वी क्रिएटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी पावर को कम करेगा। इट मींस इट विल प्रमोट लिमिटेड गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होगी, उसमें जो कंट्रैक्ट जिन्होंने साइन किया है लोगों ने, उनके पास भी पावर होगी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान का एक जो मूल पार्ट है, कोर पार्ट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स चैप्टर अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ में आया कि मिडीवल टाइम में अथॉरिटेरियन टेंडेंसी थी, उसको खत्म करने के लिए हम संविधान लेके आए। संविधान क्या है, ए रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड स्टेट। हमें डर था स्टेट पावरफुल ना बन जाए, तो हमने लोगों को क्या दिए, फंडामेंटल राइट्स, ताकि स्टेट क्या बन जाए, लिमिटेड स्टेट बन जाए। इट मींस जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है दैट सिंपली मींस कि आपकी पावर को कम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन मींस लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अगर पूछते हैं क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नथिंग बट लिमिटेड गवर्नमेंट, नथिंग बट लिमिटेड गवर्नमेंट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, सोशल कंट्रैक्ट का मतलब क्या है, बस एक ही मतलब है कि हमें किंग के द्वारा रूल नहीं करना है। किंग जो स्टेट होगी, जो वहां लोग स्टेट को चेक में रख पाएंगे, तभी हमें क्या मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। आई होप आपको यह अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्यों हमने संविधान बनाया और उसका मेन पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो
अगर हम आपको एक चीज बोलें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये किसको दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स किसको दिए गए हैं? लोगों को दिए गए हैं। मतलब अगर मैं वर्ड यूज करूं सिटीजंस फॉर टाइम बीइंग, तो सिटीजंस को दिए गए हैं, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी को मिले हैं, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो। सिटीजंस को दिए गए हैं किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस को दिए हैं अगेंस्ट स्टेट। मतलब हमें डर है कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना करे। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, और इस मिसयूज को रोकने के लिए हमने क्या बनाए हैं? फंडामेंटल राइट्स। और ना मिसयूज करे इसका मतलब क्या है? वी वांटेड टू प्रमोट लिमिटेड गवर्नमेंट। और ये चीज कहां पे लिखी हुई है? दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? तो यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। आया समझ में यहां तक? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां तक क्लियर है? तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहां तक क्लियर है सबको? यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की फंडामेंटल राइट्स के बाद हमने आपको संविधान की मूल जो फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफी समझा दी है। नाउ मुझे एक चीज बताओ, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सब चीजें क्रिएट कर रहा है। तो हमारा कंट्री किससे चल रहा है? संविधान से। अब कोई चीज संविधान से चल रही है तो हर चीज को क्रिएट करने की पावर किसके पास है? संविधान के पास है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है? यहां एक वर्ड आ जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। मतलब कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस इज द एग्रीमेंट दैट पीपल साइंड इन द फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। तो जो हमारा संविधान है, इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो हर चीज इस संविधान के दायरे में रह के करनी है। बट इसका मतलब यह नहीं है हमारे और कोई सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं होंगे। तो अगर हम ड्रॉ करें, लिखें कि और कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, तो आपको पता लगा एक तो लॉ इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम होगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा और भी लॉ हो सकते हैं, जैसे कि आपने संविधान के अंदर पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट अपनी लॉ बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी लॉज। वो कौन से लॉज हैं? वो स्टैट्यूटरी लॉज हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है कि आपने क्या बनाया? राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपने बनाया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपने बनाया राइट टू वर्क एक्ट, मनरेगा एक्ट, उसका नाम चेंज हो गया है, राइट टू वर्क एक्ट। ये सारे क्या हैं? जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। पर पार्लियामेंट कहां से बनी है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आएंगे, एंड दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, एंड दिस इज, वो उसके नीचे है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लॉ जो स्टैट्यूटरी लॉ है वो संविधान को वॉयलेट नहीं कर सकता है, बिकॉज वो सबसे सुप्रीम लॉ है, फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ है। ये आपने वर्ड लिख लिया है। अब मुझे बताएं और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। अगर प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सा सोर्सेज ऑफ लॉ है, तो पहला क्या है? स्टैट्यूटरी लॉज, वो आपने लिख दिया है। उसके बाद बहुत सारे लॉज होते हैं जिनको बोल देते हैं हम बाय लॉज। अब बाय लॉज का मतलब क्या है? जो लॉ कौन बनाती हैं? म्युनिसिपल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, उनको बोल देते हैं बाय लॉज। ऐसे ही सोर्सेज ऑफ लॉ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सोर्स ऑफ लॉ होता है, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल डिसीजंस। भाई जुडिशरी ने जो बोल दिया, दैट आल्सो कैरीज द फोर्स ऑफ लॉ। तो जुडिशियल की डिसीजंस भी क्या होते हैं? लॉ की तरह ही होते हैं, वो भी मानने पड़ते हैं, उनको तुम वॉयलेट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल बी द वॉयलेशन ऑफ द जुडिशियल डिसीजन। फिर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पे लग सकता है। तो ये तीन हो गए सोर्सेज ऑफ लॉ। वैसे ही चौथा कौन सा है सोर्स ऑफ लॉ? ये तीन आपने लिख लिए। वैसे एक और सोर्स ऑफ लॉ है, बिकॉज इंडिया में there are certain customs that enjoy the source of law.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं इंजॉय द पावर ऑफ लॉ, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास हिंदू मैरिज कस्टम्स, उनकी भी लॉ जैसी पावर ही है, हिंदू मैरिज कस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक लॉ, वो सारे क्या हैं, कस्टम्स हैं, जिसको हम पर्सनल लॉ बोल देते हैं। उनकी भी लॉ, उसको भी तुम वॉयलेट नहीं कर सकते। और वैसे ही कई होते हैं चीजें जो एग्जीक्यूटिव लेती है। एग्जीक्यूटिव ने कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाई, वो भी किसका है, वो भी किसके अंदर आती हैं, उनका भी जो फोर्स है वो भी क्या होता है, लॉ की तरह फोर्स होते हैं। यू कैन नॉट वॉयलेट द रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपको अपने पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को पावर डेलीगेट कर दी है, उसने रूल्स बनाए, जैसे सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर आए सिटीजनशिप रूल्स, आप उन रूल्स को भी वॉयलेट नहीं कर सकते हो। आया समझ में? तो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। एक सुप्रीम कौन सा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो मुझे एक चीज बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मेरे को डिफाइन करना हो, अगर पेपर में पूछ लें कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना हो, तो इसको हम डिफाइन बहुत तरीके से कर सकते हैं। 5 पॉइंट है, वो याद कर लो, याद मतलब समझ लो, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए क्या है संविधान। तो पहला तो वर्ड क्या लिखा हमने, इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट मीन्स ऑल अदर लॉज शुड बी following the constitution, they cannot violate the constitution। अब एक और वर्ड आता है कि this constitution is also a organic law of the land। organic law of the land, इसका मतलब क्या है भाई, क्या होता है ऑर्गेनिज्म, जो इवॉल्व करता है, और जो इवॉल्व करता है तो मतलब चीजें चेंज हो सकती हैं, मतलब संविधान को तुम अमेंड कर सकते हो। तभी तो हमें आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की पावर दी है कि संविधान कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी विद इवॉल्विंग टाइम संविधान को भी बदला जा सकता है। एंड दैट इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 368 की पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक विच इवॉल्व विद टाइम। आया समझ में? अब एक चीज और होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड पीपल। ये क्या है, जो एग्रीमेंट है, इसको और क्या बोल सकते हो तुम, और कंट्रैक्ट, और क्या बोल सकते हो, और एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में होता है दो पार्टी होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी दो पार्टीज हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। उसमें लिखा जाता है कि स्टेट की क्या पावर है, सिटीजन्स की क्या पावर है, तो इट इज लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। इसको आपको नहीं भूलना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आया समझ में यहां तक? अब इसके बाद जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान एक आइडियल डॉक्यूमेंट है। तो ये संविधान जो होता है, एक्चुअली में ये संविधान इज लाइक अ प्रोवाइड्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, कि क्या हम करना चाहते हैं। जैसे इंडिया क्या बनना चाहता है, इंडिया के क्या गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, वो कहां पे लिखी गई हैं, संविधान में। फॉर एग्जाम्पल, हम सेकुलर हैं, हम रिपब्लिक हैं, ये सारी हमारी एस्पिरेशंस हैं जो नेशनल मूवमेंट में हमने रखी, और बाद में उसमें इस कंट्रैक्ट में लिख दिया कि भाई हम क्या बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं एज अ नेशन, जहां पे उस नेशंस में हमारी इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ डॉक्यूमेंट विच मेंशन्स द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और वैसे ही अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज बेसिकली ऐसा लॉ जो फंडामेंटल है और बाकी लॉज उसके इंफीरियर हैं। तो ये मेन कोर पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यू कैन डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 डिफरेंट वेज। पहला तरीका क्या है, यू कैन डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मैनर वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन और अनरिटन।
तो पहला आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रिटन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक आता है कि आपका संविधान यूनिटरी है या फेडरल है। और तीसरा क्लासिफिकेशन आता है कि वेदर योर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो अगर हम संविधान को डिवाइड करना चाहें तो इन तरीके से कर सकते हैं कि हमारा संविधान रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, यूनिटरी है, फेडरल है, रिटन है या अनरिटन है। अब मुझे एक चीज बताएं, संविधान रिटन या अनरिटन होगा वो तो एक ही होगा, या तो रिटन होगा या अनरिटन होगा। पर यह कहना कि हमारा संविधान यूनिटरी है, फेडरल नहीं है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, यह मुश्किल हो जाता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। तभी इंडिया का जो संविधान है उसमें दोनों फीचर मिलते हैं, यूनिटरी भी, फेडरल भी, रिजिड भी, फ्लेक्सिबल भी। बट हमें यह देखना होता है कि यूनिटरी संविधान के फीचर क्या हैं, फेडरल संविधान के फीचर क्या हैं। इंडिया में दोनों एलिमेंट मिलते हैं, कौन सा ज्यादा मिलता है, कौन सा कम, तो उसके बेसिस पे हम बोल देते हैं कि हमारा संविधान क्या है, क्वाज़ाई फेडरल। फेडरल है पर उसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं, या हमारा क्या है संविधान, क्वाज़ाई फ्लेक्सिबल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। पर हम ये कह रहे हैं, हम जब पेपर में आएंगे व्हाट आर द फीचर, यूनिटरी फीचर्स बता देंगे, पूछेंगे ये कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं, कौन कौन से फेडरल फीचर हैं, कौन कौन से रिजिड फीचर हैं, कौन कौन से फ्लेक्सिबल फीचर हैं। बट इंडिया के संविधान में ये फीचर भी आते हैं, ये फीचर भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। कौन डोमिनेट करते हैं इस पे डिबेट रहती है। पर हमें पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इंडिया का संविधान कैसा है, वो पूछेंगे क्या होते हैं यूनिटरी के फीचर, क्या होते हैं फेडरल के फीचर। एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स कपल ऑफ टाइम्स। तो पहले हम आपको करवाते हैं रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर करेंगे फेडरल, रिजिड एंड जो हमारा यूनिटरी एंड फेडरल और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल वाला कंपोनेंट है। तो फर्स्ट मेड द हेडिंग कॉल्ड एज रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको ऐसे डिवाइड कर लें, इसके फीचर हैं, इसको समझ लें क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और क्या होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको ऐसे डिवाइड कर लें और उसके बेसिस पे हम लिखते हैं इसको, और ये है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं क्या होता है रिटन, क्या होता है अनरिटन। इसको ध्यान से समझें, दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आगे चीजें आसानी से समझनी है तो इसको स्लो करेंगे पर इसको समझ लेंगे क्लैरिटी के साथ। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब है कि जो संविधान है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कोडिफाई किया गया है। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज लिखती नहीं है, लिखित चीजें हैं पर वो एक डॉक्यूमेंट में कोडिफाई नहीं की गई हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में कोडिफाई कर दी और उस डॉक्यूमेंट को सुप्रीम बना दिया। और अनरिटन में चीजें कोडिफाई करके सुप्रीम नहीं बनाएगी, सारे जो लॉ हैं वो बराबर हैं, कोई भी लॉ सुप्रीम नहीं है। तो रिटन अनरिटन का मतलब ये होता है कि भाई यहां पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोडिफाई है और सुप्रीम है, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां पे चीजें लिखी नहीं गई हैं, यहां पे लिखी गई हैं, यहां पे भी लिखी गई है, यहां पे लिखी गई है, बस यहां पे लिखी गई चीजें कोडिफाइड है और सुप्रीम है, और यहां पे लिखी गई चीजें क्या है, कोडिफाइड नहीं है, सारी चीजें क्या है, बराबर है। बिकॉज यहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट का लॉ है, दोनों में डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट का लॉ उसके नीचे आता है, इसमें दोनों बराबर हैं। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो पार्लियामेंट का लॉ भी बराबर है, उसकी फोर्स भी कैसी है, जैसे बाकी चीजों की है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कोडिफाइड, इट इज अ कोडिफाइड डॉक्यूमेंट। अब एक कोडिफाइड होता है एट सिंगल प्लेस। तो आपने सारी चीजों को कोडिफाई कर लिया, उसको एक जगह पे रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके प्रोविजंस क्या हैं, कोडिफाइड हैं एट अ सिंगल प्लेस। और जब तुम कोडिफिकेशन करते हो मुझे बताओ, तो तुम अगर कोई संविधान लिखोगे तुम उसको कोडिफिकेशन कैसे करोगे, रैंडम करोगे? नहीं, रैंडम नहीं है, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कोडिफाई होता है। जैसे कि हम अपने संविधान की बात करें तो जब संविधान लिखा गया तो पहले हमने पार्ट 1 बनाया। पार्ट 1 में हमने बताया कि पार्ट 1 में क्या लिखा, हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये बताएंगे ना कि हमारी जो संविधान है इसकी वैलिडिटी कहां कहां है। तो पहले तो हम बनाएंगे अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहले पार्ट में क्या लिखा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब हम टेरिटरी बना देंगे तो फिर बताएंगे उस टेरिटरी में लोग जो हैं, पार्ट 2 में क्या लिखेंगे कि कौन उस टेरिटरी के क्या हैं, सिटीजन है। तो पार्ट 2 क्या है, सिटीजनशिप। जब आपने सिटीजनशिप दे दी, पहले पार्ट में हमने टेरिटरी बताई, फिर बताया कौन है सिटीजन।
अब मुझे एक चीज बताएं, जो संविधान है इसका मेन पर्पस क्या है? कि संविधान का पर्पस है कि गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन ना बने, इसके लिए हमने संविधान में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया है। इसीलिए पार्ट 3 इज नथिंग बट फंडामेंटल राइट्स। तभी ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आ रहे हैं, लास्ट में नहीं आए हैं, क्योंकि इसका पर्पस है। अगर पूछते हैं पेपर में कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में हैं, क्यों नहीं है पार्ट 20 में? रीजन है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधान की चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पर उसकी मूल भावना है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, एंड दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब तो पार्ट 3 आ गया तो आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए, फिर हम बोलेंगे हम स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फिक्स करेंगे कि वो क्या करना चाहती है। तो हमने क्या लिख दिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर उसके बाद देखा कि ठीक है, अब हम सिटीजन्स को भी बोलते हैं तुम्हारी भी क्या होंगी? सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। तो फिर हमने लिख दी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये चीजें रैंडम नहीं है, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी गई हैं। दैट इज व्हाई a constitution is basically a where provisions are codified in one single document, and that document is supreme, and the provisions are arranged in a organic and organized way rather than random manner. इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होगा पार्ट 5 में? फिर हम बनाएंगे यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, वैसे ही पार्ट 7 में बनाएंगे बाकी चीजें, वही पार्ट 9 10। तो सारी चीजें क्या ऑर्गेनाइज वे में लिखी हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। यहां पे क्या होती है? अगर इसका फर्स्ट पॉइंट लिखें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पॉइंट क्या होगा? कि यहां पे कोई भी प्रोविजंस एक जगह कोडिफाइड नहीं होते, इफ प्रोविजंस आर नॉट कोडिफाइड इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट, पर वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इफ प्रोविजंस आर नॉट कोडिफाइड इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट। और ये एग्जांपल्स इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट, ये एग्जांपल क्या है इसकी? या पढ़ते रहते हैं, एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल यूके एंड नीदरलैंड। ये दोनों एग्जांपल्स हैं जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूके एंड नीदरलैंड नहीं, नीदरलैंड तो है, यूके एंड न्यूजीलैंड, नीदरलैंड नहीं, न्यूजीलैंड। दीज बोथ आर द एग्जांपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह है समझ में? तो पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं सेकेंड पॉइंट को। इसको ऐसे ही आप मार लें, समझते रहे इन पॉइंट्स को कि सेकंड पॉइंट क्या है। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई एम लुकिंग एट द चैट विंडो, ताकि आपको कोई दिक्कत आए ना इसमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। अब जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा संविधान एक दिन फोर्स में आया था, एक दिन ही फोर्स में आया था, मतलब 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। इनैक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, फोर्स में आया 26 जनवरी 1950। तो एक डेट है जिस दिन संविधान इंप्लीमेंट होता है। और जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पे संविधान एक दिन फोर्स में नहीं आया, ये इवॉल्विंग नेचर का होता है। जैसे रूल्स बनते रहेंगे वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता रहेगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक दिन होता है डेट, हम बोलते हैं कि हमारा संविधान किस दिन फोर्स में आया, उस दिन वो सुप्रीम है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को चीज सुप्रीम कोई है ही नहीं है, तो वो इवॉल्विंग नेचर का होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे इनेक्ट किया जाता है, और यहां पे वर्ड क्या आएगा? इट इज अ इवॉल्विंग नेचर। जैसे जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती रहेगी, संविधान इवॉल्व होता रहेगा। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि ये अगर इनेक्ट होगा तो 26 नवंबर या जैन 1949 और 50 को ये इनैक्ट और इनफोर्स में हुआ। और एक बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इसको बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया है, एक दिन में बनाया है, एक दिन में वो फोर्स में आया है। बनाया तो बहुत लंबे टाइम तक था, पर एक दिन में वो एक डेट आई जब वो इनफोर्स में आया। यहां पे ना तो कोई बॉडी होती है ऐसी, ना वो एक दिन में आता है, वो इवॉल्विंग नेचर का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज और देखें, इसको भूलना नहीं है, ये पेपर में आ सकता है प्री में, तभी हम इसको करवा रहे हैं आपको अच्छे से। अब मुझे एक चीज बताएं, जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो फेडरल होगा या यूनिटरी होगा? तो आंसर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फेडरल और कैन बी यूनिटरी, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन
कैन ओनली बी यूनिटरी इन नेचर। ये फेडरल और यूनिटरी दोनों हो सकता है, और ये ओनली यूनिटरी होगा, यहां पे फेडरल पॉसिबल नहीं है। लॉजिक लगा के देखें, क्योंकि जहां पे एक संविधान है तो उस संविधान में हम लिख सकते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट बना रहे हैं या यूनिटरी बना रहे हैं। अगर संविधान है ही नहीं, अनरिटन है, तो स्टेट की अपनी एग्जिस्टेंस कोई है ही नहीं है, अपनी स्टेट की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। तो यहां पे तो हमारे संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे बनाया गया है कि यूनियन एंड स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एंड स्टेट्स बनाई है तो हमारा संविधान फेडरल है कुछ हद तक। और अगर हम ये ना बनाते तो क्या बन जाता? यूनिटरी। पर अगर संविधान है ही नहीं है तो स्टेट्स की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है फ्रॉम डॉक्यूमेंट, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, तो फिर तो फेडरल पॉसिबल ही नहीं है। तो इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स का अपना कोई वजूद नहीं है, तभी वहां पे फेडरलिज्म आ ही नहीं सकता, तभी वहां पे क्या आता है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर यहां पे दोनों पॉसिबल है, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और तरीके से समझाता हूं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बोलते हैं हमारा 2 टियर फेडरलिज्म है। 2 टियर क्या है? फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है कि हमारे संविधान में 2 लेवल की गवर्नमेंट बनाई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टियर फेडरलिज्म है। हमने 2 लेवल की गवर्नमेंट बनाई है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर ने नहीं बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। तो स्टेट्स की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहां से आ रही है? कमिंग फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे फेडरलिज्म का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रहा है दोनों को, और अगर ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट हो रही हैं तो इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये सेंटर पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज कहां पॉसिबल नहीं हो सकती है? इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम ये नहीं बोलते हैं हमारे संविधान में क्या है? 3 टियर फेडरल गवर्नमेंट। जबकि आप देखेंगे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। पर हम एक चीज देखते हैं कि हमारी लोकल गवर्नमेंट संविधान से नहीं बनी है, वो स्टेट्स ने बनाई है लॉ के थ्रू। तो लोकल गवर्नमेंट्स का अपना इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है, इसलिए 3 टियर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है हमारी। हमारी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पर फेडरल फीचर जो है उसमें 2 टियर ही है, यूनियन एंड स्टेट, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर द स्टेट लॉ। उनका कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं आ रहा है, उनको स्टेट लॉ को इनैक्ट करके खत्म भी कर सकती हैं। आया समझ में ये चीज? अब इसी से क्लियर होता है कि इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर बोथ आर पॉसिबल। इन केस ऑफ अनरिटन ओनली यूनिटरी इज पॉसिबल। अब मुझे एक चीज बताएं, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट होगी वहां पे जुडिशरी को तो ज्यादा पावर देनी पड़ेगी कि कहीं कोई गवर्नमेंट संविधान का वायलेशन ना कर दे। तो इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर the judiciary has been given more powers, because जब एग्रीमेंट होगा तो उस एग्रीमेंट में डिस्प्यूट्स भी आएंगे। अगर डिस्प्यूट्स आएंगे तो जुडिशरी के पास क्या होंगी? वाइडर पावर, ताकि ऐसे डिस्प्यूट ना आए। तो जुडिशरी इंजॉयज वाइडर पावर्स अंडर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहां पे जुडिशरी के पास ज्यादा पावर नहीं है। क्यों नहीं है ये बताता हूं। यहां पे जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर्स है, क्योंकि कौन सुप्रीम है यहां पे? यहां पे कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई तुमने एग्रीमेंट किया 2 लोगों ने, अब एग्रीमेंट का एक बंदा वॉयलेशन कर दे तो कौन बैठा है फिर? उसका निपटारा करने के लिए कोई थर्ड पार्टी बैठी है, वो कौन है? जुडिशरी। यहां पे संविधान है ही नहीं है, तो यहां पे निपटारा करने की बात है ही नहीं है, तो पावर्स क्या होंगी? यहां पे लिमिटेड होंगी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां वाइडर पावर्स हैं, लिमिटेड पावर्स हैं, अब अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इस नजरिए से देखें कि वाइडर पावर्स हैं यहां और यहां लिमिटेड पावर्स हैं, क्योंकि यहां फेडरल पॉसिबल है, यहां फेडरल पॉसिबल नहीं है। अब अगर यहां फेडरल, इस जुडिशरी के पास यहां पे वाइडर पावर है और यहां पे फेडरल और यूनिटरी दोनों पॉसिबल हैं, यहां पे यूनिटरी है और यहां पे जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर्स हैं। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जो लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बना रहे हैं? पार्लियामेंट लॉ।
तो पार्लियामेंट्री लॉज आर सब्सिडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो पार्लियामेंट लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं, और यहां पे क्या है, पार्लियामेंट्री जो लॉज हैं वही क्या बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। फर्क है दोनों में बहुत बड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेके पार्लियामेंट लॉ बना रही है, वहां पार्लियामेंट लॉ है वही क्या बन जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। यहां पे कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो यहां पे किसकी सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। इसको नोट कर लें, दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे हो गए डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और यहां पे कौन सुप्रीम है, यहां पे कौन, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तभी हम बोलते हैं कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बोले दिन को रात है, रात को दिन मानना पड़ेगा, बिकॉज उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आया समझ में यहां तक। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद एक और चीज आती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, फेडरलिज्म वाला। पर मैं ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं आपको क्या होती है फेडरल और यूनिटरी। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है सिंपल कि पावर इज डिवाइडेड अमंग, पावर इज डिवाइडेड। कौन सी डिवीजन होती है ये, वर्टिकुलर डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, and that distribution of power is not given by the central government but by the constitution। और इंडिया के संविधान में 7th शेड्यूल है जो इस चीज को प्रोवाइड करता है कि कौन सी लिस्ट बनी हुई है, यूनियन स्टेट लिस्ट बनी हुई है, एक और है कनकरेंट लिस्ट। तो यहां पे बता दिया यहां यूनियन की पावर है, यहां स्टेट की पावर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन दैट सेंस कि हमारे पास क्या है, 7th शेड्यूल है। बट जहां पे ये नहीं होती फेडरलिज्म, अब फेडरलिज्म में क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। अगर कंट्रैक्ट होगा फेडरलिज्म में कि स्टेट्स ने क्या हुआ, स्टेट्स आई और जुड़ी यूनियन के साथ। पर इंडिया के केस में जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे स्टेट्स जो थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने क्या बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो फेडरलिज्म मानते हैं एक आइडियल फॉर्म ऑफ फेडरेशन है। इंडिया में स्टेट्स इकट्ठी नहीं हुई, उन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया फेडरेशन बनाने का, हमने स्टेट्स को पावर दी, यूनियन ने अंदर संविधान के अंदर दी। दोनों में फर्क है, एक स्टेट्स इकट्ठी होकर क्या बना रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडिया की गवर्नमेंट ने, हम इकट्ठे थे पर हमने स्टेट्स को पावर दे दी, क्योंकि हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया जो कि फेडरेशन का कोर फीचर है। तो हमने संविधान में अपना फेडरेशन वर्ड भी नहीं लिखा। पर ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, बट इस वजह से कि फेडरलिज्म का जो कोर फीचर है वो ये है कि एग्रीमेंट होता है स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स बोले इकट्ठे मिलते हैं, बनाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां पे एग्रीमेंट हुआ स्टेट्स के बीच में। पर इंडिया केस में ऐसा नहीं हुआ, तो हमने फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में फेडरल फीचर नहीं मिलते होंगे, वो तो मिल सकते हैं, वो एक मिला भी है, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। पर जो यूनिटरी होती है उसमें क्या होता है, सारी पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। जैसे हमारा ब्रिटेन क्या है, यूनिटरी है, वहां पे सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब ये नहीं है वहां पे स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, स्टेट करती हैं, पर वो किसके अंदर करती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है, उनको खत्म भी किया जा सकता है। तो ये ब्रॉड होता है डिफरेंस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं फेडरेशन के प्रिंसिपल। जैसे कि एक चीज बताएं, फेडरेशन का कोर प्रिंसिपल क्या है, जहां पे फेडरेशन होगी वहां पे लड़ाई हो सकती है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो उसका एक कोर फीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, वो सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए, नॉट इन द फेवर ऑफ एनी ऑर्गन। तो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द कोर फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो ये कोर फीचर है जो हमारा होता है यूनिटरी का। फेडरल का, यूनिटरी का कोर फीचर क्या होता है कि यूनिटरी में क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होगी। इसका फीचर होता है कि स्टेट्स को कौन तोड़ सकता है, सेंटर तोड़ भी सकता है। तो उसके लिए मान लो स्टेट को तोड़ना हो, 2 में 1 में नाम चेंज करना हो, कौन कर सकता है,
सेंटर कर सकता है। अब इंडिया में बात क्या है, यूनिटरी फीचर भी है, क्योंकि इंडिया में यूनियन स्टेट्स को तोड़ सकती है, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स बहुत बार हुआ है। जब हम पढ़ेंगे ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे हम आगे जाके, वहां देखेंगे कि स्टेट्स को कैसे कैसे तोड़ा गया है, पंजाब और हरियाणा बने, वैसे ही बहुत सारी स्टेट्स बनी है, यूपी को भी तोड़ा गया, अलग अलग स्टेट्स बनी, वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, स्टेट्स का कोई भी से नहीं है उसमें। तो इंडिया में ये वाले फीचर भी हैं, और इंडिया में हाँ ये फीचर भी है, क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिया इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, ये हम समझेंगे आगे। पर अब ब्रॉड डिफरेंस समझ में आया क्या होता है फेडरल और क्या होता है यूनिटरी। वैसे ही एक और है रिजिड और फ्लेक्सिबल, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूं। जो हम ये पढ़ेंगे दैट वी विल स्टडी इन द व्हेन वी स्टडी अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस, दिस टॉपिक। और जब हम ये रिजिड और फ्लेक्सिबल पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जब हम संविधान के अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से क्लियर होगा हमारा संविधान क्या है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। पर इसको मैं समझा देता हूं क्या होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जिस संविधान को बदलना मुश्किल हो, मतलब संविधान जिसको अमेंड करना क्या हो, डिफिकल्ट हो, उसे बोल देते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है उसको अमेंड करना क्या होता है, इजी होता है, और उस संविधान को भी अमेंड करना क्या होगा, इजी होगा। तो अमेंडमेंट डिफिकल्ट और इजी के बेसिस पे हम संविधान को डिवाइड कर सकते हैं कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल। अब इसको समझने के लिए इसे समझें कि इंडिया के संविधान में दोनों फीचर हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ वो चीजें चेंज करनी है जो हमारे संविधान के कौन सी फीचर हैं, फेडरल फीचर्स हैं, उसको बदलना है तो तुम इजीली नहीं बदल सकते, उसमें आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी और आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, या स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हाफ ऑफ द स्टेट्स, और पार्लियामेंट की भी लेनी पड़ेगी। ये टफ है, तो इसे क्या बोल देते हैं, रिजिड फीचर। पर वो कहां पे है, ओनली इन द केसेस व्हेन द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गेटिंग अमेंडेड। फॉर एग्जांपल एक फीचर है, अभी पढ़ा हमने 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या लिखा है, यूनियन और स्टेट लिस्ट की पावर्स। अगर इसको अमेंड करना है, स्टेट की लिस्ट को कहां लेके जाना है आपको, सेंटर में, और सेंटर के सब्जेक्ट को कहां लेके आना है, स्टेट में। तो इससे सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हिलाया जा रहा है, मतलब फेडरल फीचर को हिलाया जा रहा है। इन दैट केस यू नीड अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स आल्सो, हाफ ऑफ द स्टेट्स, दैट इज अ फेडरल फीचर। उसको अमेंड करना क्या है, डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन दैट सेंस। फ्लेक्सिबल है क्योंकि अगर आपको संविधान को बदलना है और वो कोई फेडरल फीचर नहीं है, आपको मान लो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, तो आप उसमें अकेली पार्लियामेंट भी कर सकती है, स्टेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज लिटिल इजी, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल फीचर। आया समझ में यहां तक? तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी, और एक हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम बात करते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल की, रिजिड का मतलब यह है जहां पे संविधान को अमेंड करना मुश्किल हो। अमेंड करना मुश्किल तब होता है जब स्टेट्स हैं, जो हमारी सेकेंड टीयर है, उसका भी अप्रूवल लेना पड़े, हाफ ऑफ द स्टेट्स का, वहां लेना पड़ेगा जहां पे फेडरल फीचर्स हैं जो संविधान के, उनको अमेंड कर रहे हो। जैसे कि एक फेडरल फीचर है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो यूनिटरी फीचर्स हैं, और यूनिटरी फीचर्स में अगर आपको, जो हमारा फ्लेक्सिबल फीचर है उसमें है कि संविधान को बदलना इजी है। अगर तुम्हारे संविधान का कोई भी फेडरल फीचर नहीं है, उसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, फिर स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, दैट इज लिटिल इजी, इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल। और वैसे ही रिजिड और वैसे ही फेडरल और यूनिटी का डिफरेंस क्या है, कि फेडरल का मतलब है कि आपने पावर को सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, स्टेट का अपना वजूद है। एक फीचर आता है क्योंकि दोनों सेंटर और स्टेट हैं, इनमें डिस्प्यूट हो सकता है, तो हमें क्या चाहिए, जुडिशरी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। और फेडरल फीचर का एक फीचर क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक फीचर क्या है, 7th शेड्यूल, क्योंकि पावर क्या है, डिवाइडेड है। वैसे यूनिटरी में क्या होता है, सारी पावर क्या होती है, यूनियन के पास होती है। यूनियन स्टेट को तोड़ भी सकता है, नाम भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिकॉज वहां पे स्टेट का अपना इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है। इंडिया में दोनों फीचर हैं, और ये वाले भी दोनों फीचर एग्जिस्ट करते हैं, पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में, और इसको हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस। और जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी, बिकॉज फेडरलिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर प्रीलिम इज कंसर्न्ड। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेडरलिज्म पे।
जैसे पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशरी है, वैसे एक टॉपिक कौन सा है, फेडरलिज्म। इसको भी हम अच्छे से करेंगे। यहां तक समझ में आया? नाउ लेट्स गो इनटू द, हम अब पॉलिटी में घुस गए हैं, इसको और अच्छे से करते हैं। और एक चीज समझ लें, मैं आपको पॉलिटी को निकालने का तरीका बता देता हूं कि आपको अगर पेपर में पॉलिटी में 25 या 28 नंबर लेने हैं आउट ऑफ 30, इसका जो कोर है उसको हम बता देते हैं आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो अपना सोर्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक उठाई, जैसे लक्ष्मीकांत है, वो पढ़ रहे होंगे आप, आपके क्लास नोट्स है जहां से आपने कोचिंग लिया वो पढ़ रहे होंगे, आपने क्लास नोट्स और लक्ष्मीकांत को कंबाइन करके पढ़ लिया। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, व्हेन यू स्टडी समथिंग, इफ यू आर ओनली डूइंग रट्टाफिकेशन, आपका पॉलिटी में पंगा बढ़ जाएगा। पॉलिटी में बच्चा एक ही चीज बोलता है बाहर आके, पढ़ा तो हुआ था, क्या होगी मेरी सिली मिस्टेक्स। एक्चुअली वो सिली मिस्टेक्स नहीं होती हैं, दीज आर कंसेप्चुअल एरर्स जो आप कर देते हैं और बाद में आपको समझ में आता है। ये नहीं करना है, और ये तब नहीं होगा व्हेन यू स्टडी पॉलिटी एज अ कंसेप्चुअल डिसिप्लिन और सब्जेक्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको करने का एक और तरीका है कि कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। यू ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी लॉजिकली इन पॉलिटी। ये करना है, ये नहीं भूलना है कि ऐसा है तो क्यों है। व्हाट नहीं पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर साथ में वाई वाला एंगल भी कवर करना है। दैट विल इंश्योर आपके ये 25 to 28 मार्क्स। और ये लेक्चर लगाने के बाद अगर आपने सारे लेक्चर लगा लिए, कोई भी आपके नंबर को कम नहीं कर सकता, दैट इज माई गारंटी। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं आपको कि आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बस एक चीज और कर ले साथ में, जो मैं रेकमेंड करता भी हूं और अब भी कर रहा हूं, एक बुक आती है पीएम बख्शी की, अगर आपने वो नहीं फॉलो की है, वो क्या है, बेयर एक्ट है। जब भी पढ़ रहे हो इस बेयर एक्ट को देखते रहे, याद नहीं करना है इसको। संविधान है, उसमें आर्टिकल लिखे, बस पढ़ लें। क्यों बोल रहा हूं, लॉजिक इज दिस, व्हेन यू स्टडी दिस बेयर एक्ट, व्हेन यू स्टडी दिस बेयर एक्ट, जो संविधान होता है वो लिखा हुआ है, जैसे मैं बुक रेफर कर रहा हूं पीएम बख्शी, ऐसी कोई भी हो आप उठा लें, जो भी आपको अच्छी लगती है, बस संविधान होना चाहिए। संविधान तो भारत का एक ही है। तो इस पीएम बख्शी जो बेयर एक्ट है, यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो बनाती है इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वो किसी बुक को नहीं रेफर करेगी, एकेडमिक बुक को। उसको डिस्प्यूट में नहीं फंसना है कि कल को मान लो गलती से लैंग्वेज गलत लिखी गई, क्वेश्चन ना गलत हो जाए, तो वो वहीं से लैंग्वेज उठाती है जो कहां लिखी होती है, संविधान में। बेयर एक्ट इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आपकी भी हैबिट बन जाएगी कि आप पेपर में जाके कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटी में जो इशू आता है वो आता है कि इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल सकती हैं स्टेटमेंट्स की। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो डीपीएसपीज हैं, ये क्या प्रमोट करते हैं, मैं आपको बता देता हूं लिख के। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करते हैं प्रमोट, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी क्या प्रमोट करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये प्रमोट करते हैं, हमें पता है। पर आप अगर जाके देखें प्रियम्बल को, तो प्रियम्बल में एग्जैक्ट वर्ड लिखे हैं। जैसे एक वर्ड क्या लिखा है, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। एक वर्ड लिखा है फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब ये एग्जैक्ट वर्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके बिना तुम अगर इसकी इंटरप्रिटेशन निकालोगे वो तो जाके कहीं भी मैच कर जाएगी। तो वो यूपीएससी सही नहीं करता है। जो यहां लिखा हुआ है उसी का मतलब है यूपीएससी ने वहीं से उठाया है, एक्सपेक्ट कर रहा है वही आप आंसर देंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इसको तुम इंटरप्रेट करके कहीं और पहुंच जाओगे। तो इसलिए अगर इंटरप्रेट नहीं करना है तो आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। वो कहां पे लिखी है सारी चीजें, वो सारी चीजें लिखी गई हैं संविधान में, बेयर एक्ट में। जो ये मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स, ये है कि फंडामेंटल राइट्स की कोर फिलॉसफी क्या है, कि स्टेट को लिमिट किया जाए, वो ही क्या प्रमोट करती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है। तुम ये नहीं कहोगे कि फंडामेंटल राइट्स में एक चीज तो वो भी आती है जो क्या प्रमोट करती है, सोशल डेमोक्रेसी। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं यहां पे
सोसाइटी को, अनटचेबिलिटी को दूर करते हैं, तो वो क्या है? सोशल डेमोक्रेसी। पर वो उसका कोर फीचर नहीं है। कोर फीचर क्या है? फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड ताकि स्टेट की पावर को लिमिट किया जा सके। इट मींस इट्स कोर फीचर इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तब आप लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, तब आप उसकी कंसेप्चुअल फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे वहां पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वालिटी प्रमोट करना सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर में। वहां पे भी बहुत सारे राइट्स हैं जो पॉलिटिकल सेंस में मिलते हैं आपको, पर आप वहां पे क्या प्रमोट करें? ब्रॉडर सेंस क्या उसकी? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो जो ये हम निकाल रहे हैं कहीं लिखा नहीं है, ये फिलॉसफी है जो हमें समझनी पड़ेगी। ये चीजें वहां पे लिखी हुई थी, आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसलिए बेयर एक्ट को साथ में रखें और समझें कि बेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। क्या यूपीएससी उस लाइन से उठा के डाल रही है तो आपको उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ना कि अपनी समझ के हिसाब से। फिर तो आप हर चीज को क्या कर देंगे? सही कर देंगे। इसलिए इसको पढ़ने का अपना इंपॉर्टेंस है और इनको पढ़ने का अपना इंपॉर्टेंस है। तो जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी इंश्योर करना है उसकी फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो, वहां लकीर के फकीर ना बने, और जहां बनना है वो बेयर एक्ट से बनेंगे तो वहां पे आप बेयर एक्ट को भी साथ साथ में पढ़ते रहें। इसलिए मैं कह रहा था कि आप बेयर एक्ट को भी साथ में रखें, बस आर्टिकल को रेफर करें, अंडरलाइन करें, भूल जाएं, याद नहीं करना है आपको। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं आपको करवाता हूं मेजॉरिटीज, ताकि आगे जो काम में आएंगी आपको पता हो क्या होती है मेजॉरिटीज, क्योंकि आगे जाके मेरे को आपको समझाना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो एक डिबेट स्टार्ट हुई थी संविधान में कि कितना फंडामेंटल राइट्स को कितना अमेंड किया जा सकता है, हाउ मच दे कैन बी अमेंडेड। ये डिबेट चली आ रही थी जब देश आजाद हुआ, हाउ मच दे कैन बी अमेंडेड। ये डिबेट स्टार्ट हुई थी 1950s में जब देश आजाद हुआ था। जैसे ही संविधान फोर्स में आया तो पहला तो यही डिबेट स्टार्ट हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को कितना बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कौन सी मेजॉरिटी से होती है उसको समझने के लिए समझनी पड़ेगी मेजॉरिटीज। तो पहले करते हैं मेजॉरिटीज, फिर हम करेंगे संविधान में अमेंडमेंट कि फंडामेंटल राइट्स को कितना बदला जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजॉरिटीज। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी में पहली आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। भाई इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके पार्लियामेंट में मान लो लोकसभा में कितने मेंबर हैं आज, मतलब जितनी स्ट्रेंथ है वो कितनी है, मान लो 543 है, मान क्या लो इतनी ही है 543, 2 एंग्लो इंडियन हमने निकाल दिए हैं, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है 543। कितनी हो सकती है 550, पर हम इसको कह रहे हैं कि आज कितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 543। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 543 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, मतलब ग्रेटर देन 50% डिवाइड बाय 2 प्लस 1। कितना हुआ है नंबर? 272.5, 2 ये हुआ ना 1.5, 271.5, ये 1.5 ये हुआ ना, और कितना हो गया 272.5, मतलब कितना नंबर चाहिए हमें? 272 नंबर चाहिए अगर आपको क्या करना है, कोई चीज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करनी है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि आपको ग्रेटर देन 50% चाहिए वोट्स, जितनी उसकी क्या है सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। तो लोकसभा की सैंक्शन कितनी है अभी 543, तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 550, अभी कितनी है 543। तो जो ये स्ट्रेंथ है इसका आपको हाफ प्लस 1 लेना है, हाफ प्लस 1, या हाफ से ज्यादा होना चाहिए तो हाफ प्लस 1 लेंगे, तो हमारा आया था 272.5, तो इससे ज्यादा लेना है तो कितना बन गया नंबर 272 नंबर हमारा क्या है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर मोदी जी को गवर्नमेंट बनानी है तो कितना नंबर चाहिए आपको, यही 272-73 नंबर चाहिए। अब जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में इसको बोल देते हैं कि ये कहां चाहिए होती है, इसको बोल देते हैं ये क्या है पॉलिटिकल नेचर की है। सरकार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो पॉलिटिकल नेचर की मेजॉरिटी है, बस एक ही जगह काम आती है जब सरकार बननी होती है। बस इसमें एक याद रखना है, ये क्या है जितनी हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, तो बस ये ना मत भूलें, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है। तो ये पॉलिटिकल नेचर की, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी मोदी जी को 543 का आधे से ज्यादा नंबर चाहिए होता है। वो आधे से ज्यादा नंबर कितना होता है, यही जो हमारा निकाला 272, ये जो है 0.5,
तो ये नंबर क्या चाहिए होगा आपको, इससे ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, तो आपको 272 बंदे चाहिए होंगे। जैसे इसको ऐड करेंगे 272 को तो कितना हो गया, 4 4 और ये 5, तो किसी के पास, हाँ तो 272 नंबर आ गए, तो उसके बाद कितने आएंगे, उससे कम ही आएंगे, तो 272 नंबर आपको चाहिए। अब अगली मेजॉरिटी देखें जो है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी, नेक्स्ट इज सिंपल मेजॉरिटी, ये होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दूसरी है सिंपल मेजॉरिटी। अब क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी, बस इसमें टोटल स्ट्रेंथ नहीं लेते हम बीच में, हम टोटल स्ट्रेंथ के साथ क्या लेते हैं, हम टोटल स्ट्रेंथ के साथ साथ लेते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल स्ट्रेंथ नहीं है, वर्ड क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो आपके लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543, उसमें से कितने लोग आए, और जिन्होंने वोट डाली मान लो वो आए 500, बाकी नहीं आए भाई, उनकी मर्जी, कोई उनसे बंदिश छोड़ना उन पे, तो 500 आए। अब 500 का हाफ प्लस 1 कितना हुआ, 251, तो 251 क्या होगी आपकी सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए उस चीज को पास करने के लिए। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में टोटल स्ट्रेंथ का हाफ से ज्यादा, सिंपल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ से ज्यादा। वो पॉलिटिकल नेचर की है, बट ये क्या है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, बिकॉज हर काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्पीकर और जो हमारा लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं उनका इलेक्शन करना है, तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी पास करनी है। इलेक्शन ऑफ डिप्टी चेयरमैन के लिए भी क्या होनी चाहिए, चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन, क्या चाहिए आपको, ऑफ राज्यसभा ऑफ कोर्स, सिंपल मेजॉरिटी। आपको मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है जो पार्लियामेंट में पास होता है, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। फाइनेंशियल बिल पास होता है, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। तो ये फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वहां पे भी क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपको कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी है फिर भी क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी, सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। वैसे ही मान लो आपको मनी बिल है, वहां पे भी क्या चाहिए आपको, मनी बिल ऑल्सो रिक्वायर्स सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये जो सारी मेजॉरिटी हैं दीज आर इंपॉर्टेंट। मान लो आपको अप्रूवल गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, वहां पे भी क्या चाहिए होती है। अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो भी क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपको, ये आर्टिकल 360 में मेंशन है, वैसे ही अगर आपको आर्टिकल 356 में क्या डिक्लेयर करना है, प्रेसिडेंट रूल, तो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां कहां पे आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मान लो आपको पार्लियामेंट में चल रहा है, आपको हाउस को एडजर्न करना है, तो आपने एडजर्नमेंट मोशन पास की लोकसभा में, तो वहां पे भी क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। आपको सेंसर मोशन पास करनी है, मोशंस को पास करने में भी क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। मतलब अपना अगर सिंपल मेजॉरिटी इज लाइक अ फंक्शनल मेजॉरिटी, मतलब सरकार को चलने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। दैट्स व्हाई दिस मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेजॉरिटी। तभी इसको बोल देते हैं कि फंक्शन करना है तो कौन सी मेजॉरिटी होनी चाहिए सरकार के पास, फंक्शनल मेजॉरिटी, मतलब सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी ही गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस में रहने के लिए जरूरी है। अगर मोदी जी को सर्वाइव करना है तो सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस मोशन से बन सकते हैं। सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब आती है नेक्स्ट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये हमने आपको लिखवा दिया है ऑरेंज में, इसको साथ में नोट करते रहे कि इन एरिया में क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट इफेक्टिव मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, थर्ड वन इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब क्या होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको समझ लें। अगर आपके पास टोटल स्ट्रेंथ हाउस की है, मान लो वो कितनी है 543, अगर मैं उसमें से क्या माइनस कर दूं,
वैकेंसीज माइनस कर दूं, मान लो उस टाइम पे कितनी वैकेंसी हैं, 3 हैं, कितना नंबर हो गया 540। इस 540 का मोर देन 50% विल बिकम इफेक्टिव मेजॉरिटी। आपको टोटल स्ट्रेंथ नहीं लेनी है, आपको टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज माइनस करनी है और उसका क्या लेना है आपको 50% से ज्यादा। तो आपने इसको माइनस किया, नंबर आया 540, इसका 50% से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज आपका 271। ये क्या होगी आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज हैं। अब मैं बताऊं वैकेंसीज क्या होती हैं। वैकेंसीज आर नथिंग बट जो डेथ के कारण होती हैं। अगर किसी इंसान की डेथ हो गई एमपी की, तो वो क्या बन जाएगी वैकेंसी। अगर किसी एमपी को रिमूव कर दिया है, वो क्या बन जाएगी वैकेंसी। अगर उसने क्या कर दिया रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वो क्या बन जाएगी वैकेंसी। और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया है, तो इन 3 कारणों से डीआरआर डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल से क्या क्रिएट होती है वैकेंसी। आप देख लें कितने मेंबर नहीं रहे, कितने रिमूव कर दिए, कितनों ने रिजाइन कर दिया, उसको माइनस कर दे, जो नंबर आया उसका ग्रेटर देन 50%, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजॉरिटी। आया समझ में ये। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए आपको कहां कहां चाहिए होती है, ये आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको क्या निकालना है, रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी, पर उसको रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है। वैसे ही रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, और वैसे ही रिमूवल ऑफ जो आप कर रहे हैं डिप्टी चेयरमैन। इन चारों के लिए आपको क्या चाहिए, चेयरमैन ऑफ कोर्स राज्यसभा का होता है भाई, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, चेयरमैन राज्यसभा वाले होते हैं, नाम इनका ऐसा है। इन सभी के लिए इनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए आपको, इफेक्टिव मेजॉरिटी। आया समझ में, यहां तक क्लियर है। तो ये होगी हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेजॉरिटी दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजॉरिटी। फोर्थ वन इज स्पेशल मेजॉरिटी। इसके आगे जाके 3 टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको करवा देते हैं। 3 ही 4 ही होती हैं। पहले देखें, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, हम पहले आपको बता देते हैं कितनी टाइप्स होती हैं, फिर एक एक टाइप को उठा के और समझा देंगे। जैसे एक क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ग्रेटर देन 50%, मतलब मोर देन हाफ। पर ये क्या होती है, मोर देन और इक्वल टू 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 है। अगली है टाइप 2। टाइप 1 क्या है, नॉट लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये है 2/3 मेंबर्स ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। अब आती है टाइप 3। ये होगी टाइप 2। अगली आती है टाइप 3। इसमें क्या है, जो टाइप 2 है वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स, वो पढ़ा था ना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एग्री करें, हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड ऑल्सो एग्री फॉर दैट बाय सिंपल मेजॉरिटी। बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो आपने एक स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ी जो है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू या नॉट लेस देन। एक है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक है टाइप 2 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, मोर देन या इक्वल्स टू हाफ ऑफ द स्टेट्स एग्रीइंग विद दैट बाय सिंपल मेजॉरिटी। या एक और होती है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रेसिडेंट के रिमूवल में इंपॉर्टेंट होती है, इंपीचमेंट में, दैट इज ग्रेटर देन। टाइप 4 इज जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग बट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी है, एक बार और करवा देते हैं आपको। एक है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक है यही सारी मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स का सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल, 2 प्लस स्टेट्स का अप्रूवल।
चौथी है यहां पे क्या है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जो हमारी पहली मेजॉरिटी है टाइप 1 की संविधान में कहां लिखी है ये। तो टाइप 1 को मैं करवा रहा हूं, जो क्या थी भाई, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 312, एक आर्टिकल है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312, इसमें क्या बोला है, आर्टिकल 312 इज अबाउट ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312 में बोला है अगर राज्यसभा इस मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे और बोले कि ये इंटरेस्ट में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, कि पार्लियामेंट को ऑल इंडिया सर्विस बनानी चाहिए, देन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। तो आर्टिकल 312 के अंदर राज्यसभा हैज बीन गिवन द पावर, इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय दिस टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी, कि पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर आ जाती है, फिर पार्लियामेंट बाय लॉ ये ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। एक है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 का मतलब है अगर राज्यसभा, सेम पावर किसको दी है हमने, सेम मतलब राज्यसभा को यहां पावर दी है, यहां भी राज्यसभा को पावर दी है। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे टाइप 1 मेजॉरिटी से और बोले कि स्टेट के पास जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है। तो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास की टाइप 1 मेजॉरिटी से और बोला कि स्टेट के सब्जेक्ट पे, इस स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है टू मेक दैट लॉ। तो यहां पे भी किसको पावर दी हमने, राज्यसभा को, यहां भी राज्यसभा को पावर दी है। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा के पास पावर आ गई दोनों आर्टिकल्स में, अगर वो इस मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे, इसके अंदर ऑल इंडिया सर्विस की, इसके अंदर स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर टू पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। तो आपको समझ में आया कि टाइप 1 की मेजॉरिटी संविधान में भी लिखी हुई है, आर्टिकल 312 में एंड आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस की बात हो रही है और आर्टिकल 249 में द स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, वो बात हो रही है। आए यहां तक समझ में? अब हम करते हैं टाइप 2 मेजॉरिटी। वो कौन सी है? टाइप 2 मेजॉरिटी सिंपली सेज दैट, वही जो आपने पढ़ा था, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब ये जो टाइप 2 वाली मेजॉरिटी है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रिलेटेड है व्हेन द पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, दिस इज अबाउट स्टेट असेंबली, व्हेन स्टेट असेंबली पासिस अ रेजोल्यूशन बाय दिस टाइप 2 स्पेशल मेजॉरिटी, देन फिर स्टेट असेंबली पार्लियामेंट को पावर दे देती है कि भाई जो हमारा सेकंड हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको बनाया भी जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो जो हमारी टाइप 2 मेजॉरिटी है, ये आर्टिकल 169 में मेंशन्ड है, जो स्टेट असेंबली ऑफ स्टेट को पावर देती है, अगर वो इस मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे, देन पार्लियामेंट बाय लॉ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेकंड हाउस ऑफ स्टेट होता है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उसको बना भी सकता है। और वैसे ही सेम मेजॉरिटी है कहां पे? आर्टिकल 368 में, अगर संविधान को अमेंड करना हो, इफ यू वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दिस मेजॉरिटी टाइप 2 मेजॉरिटी इज यूज्ड अंडर आर्टिकल 368। वी विल डिस्कस अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेपरेट लेक्चर। वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर आर्टिकल 368 इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो हमारी टाइप 3 मेजॉरिटी थी, स्पेशल मेजॉरिटी, उसमें हमने टाइप 2 के साथ क्या ऐड किया था? वी एडेड टाइप 2 प्लस जो हमारा हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल था, मोर देन या हाफ या मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स अप्रूव करें, स्टेट्स का अप्रूवल था। ये यूज होता है वही अमेंडमेंट को, संविधान को अमेंड करने के लिए, पर कौन से फीचर? फेडरल फीचर्स। तो आर्टिकल
368 के अंदर अमेंडमेंट की बात की गई है, पर वहां दो चीजें बात की गई है, एक टाइप 2 मेजोरिटी, एक टाइप 3 मेजोरिटी। टाइप 2 मेजोरिटी इज फॉर नॉन फेडरल फीचर्स एंड टाइप 3 मेजोरिटी इज फॉर फेडरल फीचर्स। और इसके बाद है लास्ट मेजोरिटी, दैट इज टाइप 4 मेजोरिटी। लास्ट मेजोरिटी इज टाइप 4 मेजोरिटी, और दिस मेजोरिटी इज यूज ओनली one single case is there, that is removal of president, and the better word is impeachment of president। और ये मेजॉरिटी क्या थी? when you take 2/3 of the majority total strength of house के बेसिस पे, not present and voting, and that article is article 61 of the constitution, impeachment of the president। तो आज हमने जो किया पॉलिटी का, we discussed about certain majorities, we discussed about constitution, type of constitution, written and unwritten constitution। in the next class we will start with the amendment of the constitution, fundamental rights, और वहां से आपके जो क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे। in today's lecture we discuss about the core principles of polity। तो we will discuss about next topics in the next class tomorrow। thank you so much, we'll see you soon in the next class।